हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे जीवों का वर्गीकरण। क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पहले के टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण पार्ट 3 में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वर्गीकरण के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैलोरस रीनस है। तो जो क्लासिफिकेशन किसने किया था? कैलोरस रीनस ने, और स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों के वैज्ञानिक और आधुनिक वर्गीकरण की व्याख्या की है। कैलोरस रीनस की एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। उन्होंने उसमें जीवों का क्लासिफिकेशन की व्याख्या की है। कैलोरस रीनस को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्गीकरण की इकाई, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कैलोरस रीनस ने जाति, जीनस, कुल, गण, वर्ग, संघ नामक 6 इकाई बनाई और इन 6 यूनिट के बेस पे ही पूरा आपका क्लासिफिकेशन होता है किसी भी जीव का। उन्होंने समान दिखने वाली जंतुओं को जाति में रखा और समान गुण वाली जातियों को एक जीनस में, और संबंधित जीनस को मिलाकर कुल, और समानता प्रदर्शित करने वाले सभी कुलों को उन्होंने गण में रखा और सभी गणों को मिलाकर वर्ग में, और वर्गों को संघ में। तो उससे पूरा क्लासिफिकेशन बनता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम लेते हैं बिल्ली का वर्गीकरण, बिल्ली का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम जगत, इसका किंगडम देखेंगे। ये क्या है? एक जंतु है, एनिमल, तो हमने एनिमेलिया में से रख दिया। नेक्स्ट आता है आपका संघ। फिर आप लिखोगे संघ कौन से फाइलम के है, तो जो बिल्ली है वो कॉर्डेटा फाइलम की है। फिर आता है उपसंघ, सब फाइलम, वर्टिब्रेटा है इसका सब फाइलम। क्लास कौन सी क्लास में आती है? ये आती है स्तनीय में, मैमेलिया। नेक्स्ट आता है उपवर्ग, यूथीरिया है इसका सब क्लास। गण कौन सा है? कार्निवोला। कुल कौन सी फैमिली में रखा गया है? फेलिडी में। वंश फेलिस एंड जाति डोमेस्टिक। देखिए जो वंश और जाति का नाम होता है हमेशा 30 अक्षरों में थोड़ा लिखा जाता है, और जो वंश होता है उसका फर्स्ट लेटर मैंने आपको बताया था कैपिटल, और जो जाति होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। ये बिल्ली के पूरा क्लासिफिकेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर, कौन सी फैमिली, कौन सी जीनस है। देखिए फिर आगे आता है जीवों के वर्गीकरण की दी जगत प्रणाली, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा गया। देखिए अरस्तु जो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने जो सभी जीव थे उनको दो ग्रुप में बांट दिया। एक तो उन्होंने जंतु में बांट दिया, जंतु जगत में जिसमें सारे एनिमल्स आएंगे, और दूसरा उन्होंने बांट दिया पादप जगत जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। जंतु जगत में बहुकोशिकीय जंतु और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा गया है। और जो बहुकोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये भोजन को ग्रहण करते हैं। जंतु पता है आपको भोजन लेते हैं, और इनमें गमन के लिए, गमन मतलब चलन के लिए किसी न किसी प्रकार के अंग अवश्य ही होते हैं। जंतुओं में जैसे जीव में क्या होते हैं? अंग होते हैं चलने के लिए। अन्य सभी जीवों को जैसे हरे पादप, मॉस और तथा बहुकोशिकीय के समुद्री घास पात, मशरूम, लाइकेन, कवक, बैक्टीरिया आदि को पादप जगत में रखा गया है। ये सभी प्लांट्स है। तो ये हमारे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। देखिए जो अरस्तु ने दी जगत वर्गीकरण दिया था, इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ कमियां भी थी। तो वो कमियां क्या थी? इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय और बहुकोशीय जीवों को एक साथ रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी ये कमी थी कि इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशीय दोनों जीवों को एक साथ रखा गया है, अलग अलग नहीं रखा गया। इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकावाही जीवों को एक साथ रखा गया है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या आती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को साथ रखा गया था, दोनों सेल को। इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रखा गया है। जो फोटोसिंथेसिस करते थे वो भी, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे उनको भी साथ रखा गया है। हरे पादप और कवकों को भी इसमें एक साथ रखा गया है, तो इसकी लिमिटेशन थी। आगे आया जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण। जब ये दी जगत वर्गीकरण, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन, बहुत सारी कमियां आ गई, तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण आया 1969 में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 जगत वाले वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण शुरू किया गया। और ये कितने दिया था? ये आपको याद रखना है कि जीवों को जो 5 जगत वाला वर्गीकरण है वो R.H. ह्यूटेकर ने दिया था। ये क्वेश्चन आता है जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण, तो आप ये अच्छे से समझ लेना और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। R.H. ह्यूटेकर ने कोशिका संरचना, जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, कोशिका संगठन और पोषण आदि के लक्षणों के आधार पर जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। वे 5 जगत कौन कौन से थे? फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांट एंड कवक, जंतु या एनिमेलिया। ये जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये आपका बायोलॉजी का 2nd चैप्टर इसी पे पूरा बेस्ड है। तो मैं आज आपको सिर्फ यही बता रही हूँ, लेकिन जो जब मैं आपको 2nd चैप्टर करवाऊंगी तो 2nd चैप्टर में हम इसका पूरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि 2nd चैप्टर में यही है क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगी।
सेल कोशिका होती क्या है आपको पता होना चाहिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो। यह जीवों की संरचनात्मक स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। सेल हमारे पूरी बॉडी है, किससे मिलकर बनी है? कोशिका से तो मिलकर बनी है, सेल से। तो ये जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। डिस्कवरी, जो कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सेल, केंद्रक आपको पता है केंद्रक जो होता है उसकी संरचना के आधार पर सेल 2 प्रकार की होती है। और देखो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पीछे आया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, मैं आपको बताऊंगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है 2 वर्डों से मिलकर बनी है, प्रो और कैरियंस। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर मतलब पूर्व, पहले, और कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। सेकंड है यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, और कैरियंस का न्यूक्लियस। तो हमें अब इसमें डिफरेंस देखेंगे। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होती है? एक कोशिका, यूनिसेलुलर। एक कोशिका से मतलब ये नहीं सिर्फ एक ही, इससे मतलब है कि अगर हमारे पास किसी जीव में बहुत सारी कोशिका है तो वो सारी एक ही होगी, सब मतलब बहुत सारी होगी लेकिन सारी एक कोशिका होगी। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ये यूनिसेलुलर तो होती है, साथ में मल्टी सेलुलर भी होती है, बहुकोशिकीय भी होती है। ये एक कोशिकीय होती है और ये एक कोशिका और बहुकोशिकीय दोनों होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और मोनियर जगत शामिल है। और यूकैरियोटिक कोशिका इसमें कवक, पादप और जंतु जगत शामिल है। आगे आप पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, मोनियर जगत होता क्या है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्र के स्थान पर क्या होता है? नेगेटिव डीएनए पाया जाता है, जिसे हम जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें मेन डिफरेंस तो आपको ये याद करना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें सिंगल डीएनए होता है एंड इसमें डबल डीएनए होता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो पता है आपको राइबोसोम होते हैं उनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। प्रोकैरियोटिक में शोषण की क्रिया मीसोसोम में होती है, और जो यूकैरियोटिक है उसमें शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का उच्चग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस था, जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ डिफरेंस और भी है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रोमेटोफोर में होती है। अब आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? जो सूर्य के प्रकाश में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती है उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने हरे भागों में जो उनकी क्लोरोफिल होता है उनकी सहायता से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मैं आगे आपको बता दूंगी। और पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं के हरी तरफ क्लोरोप्लास्ट में होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्रोमेटोफोर में होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, और इसमें क्लोरोप्लास्ट में होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इनमें लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए लाइसोसोम क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल पार्टिकल होते हैं ना उनको डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर 24 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो लाइसोसोम हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने बताया वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखिए मैंने आपको भी बताया जैसे सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जब जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं, और जब सनलाइट की हेल्प से भी क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। और पेड़ पौधों में जो भोजन बनने की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो अपना जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, पार्ट 4 में मैं आपको आगे का समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।